नमस्ते मेरे प्यारे श्रोताओं। मैं हूं राजेश, आपका साथी जो आपको सपनों और विचारों की एक नई दुनिया में ले जाएगा। नई किताब चैनल के इस खास और लंबे पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। आज हम एक अनोखे और गहरे विषय पर बात करेंगे। अगर इंसान सिर्फ दोस्त होते, ये कोई छोटा मोटा एपिसोड नहीं है। ये एक पूरी यात्रा है जो सपनों, विचारों और संभावनाओं से भरी है। इसमें जन्म, मृत्यु, समाज, प्रकृति, आध्यात्मिकता, शिक्षा, अर्थव्यवस्था, कला, रिश्ते, चुनौतियां और आखिरी शांति शामिल होगी। इस एपिसोड के अंत तक आपके पास इस सपनों की दुनिया या शायद एक अलग तरह की दुनिया का पूरा नक्शा होगा, जो एक कहानी या किताब के अध्याय के रूप में तैयार होगा। सोचिए, एक ऐसी दुनिया जहां कोई परिवार न हो, कोई शादी न हो, कोई जाति न हो, कोई धर्म न हो। बस हर इंसान एक दूसरे का दोस्त हो। कोई मेरा तेरा नहीं, सिर्फ दोस्ती का रिश्ता। और हर कोई सिर्फ एक नियम माने, प्रकृति और धरती का नियम। ऐसी दुनिया में जीवन कैसा होगा? हम अपने वजूद को कैसे समझेंगे? आइए इस यात्रा को शुरू करते हैं और इस दुनिया की हर बात को गहराई से देखते हैं। हम इसमें दर्शन, समाज, पर्यावरण और इंसानी मन की गहराई को छुएंगे। हमारी आज की दुनिया में समाज एक जटिल जाल है, जिसमें कर्तव्य और पहचान आपस में उलझे हैं। परिवार इसका केंद्र है, जो हमारे शुरुआती अनुभव और जिंदगी भर की वफादारी को बनाता है। शादी लोग को कानूनी और भावनात्मक बंधनों में बांधती है, जो अक्सर संपत्ति, ताकत और बच्चों के चक्र को चलाती है। जाति और धर्म हमें और बांटते हैं, ऐसी दीवारें बनाते हैं जो दोस्ती और दुश्मनी तय करती है। लेकिन अगर हम ये सब हटा दें तो क्या बचेगा? जब इंसानियत को सिर्फ दोस्ती तक सीमित कर दें तो क्या रहेगा? यहां दोस्ती का मतलब वो आम जान पहचान नहीं है जो हम आज देखते हैं। ये एक गहरा, बराबरी का रिश्ता है। आपसी सम्मान, साझा अनुभव और सबके भले पर आधारित। हर इंसान हर दूसरे इंसान का दोस्त है, जो न तो खून से बंधा है और न ही वादों से, बल्कि इस धरती पर साथ रहने के साधारण रिश्ते से जुड़ा है। सिर्फ एक नियम सब पर लागू है, प्रकृति का नियम। इस दुनिया में कोई पक्के समूह या गुट नहीं बनते। लोग कुछ समय के लिए एक साथ आ सकते हैं, जैसे किसी काम, उत्सव या साझा शौक के लिए। लेकिन ये समूह हमेशा बदलते रहते हैं, बिना किसी सख्त ढांचे के। इससे कोई भी इंसान या समूह ताकत या विशेष अधिकार इकट्ठा नहीं कर सकता। सबके बीच बराबरी रहती है, और ये बराबरी प्रकृति के नियमों से आती है। संतुलन, साथ रहना और एक दूसरे पर निर्भरता। इस समाज का ढांचा एक बड़े, बहते हुए जाल जैसा है। हर इंसान इस जाल में एक बिंदु है, जो दोस्ती के धागों से हर दूसरे बिंदु से जुड़ा है। ये जाल स्थिर नहीं है, ये नदी की तरह बहता रहता है। लोग मिलकर काम करते हैं, संसाधन बांटते हैं और जिंदगी को उत्सव की तरह जीते हैं। ये समाज न तो पूरी तरह केंद्रीकृत है और न ही पूरी तरह बिखरा हुआ। ये एक प्राकृतिक ढांचा है, जो प्रकृति की तरह खुद को व्यवस्थित करता है। इस समाज का सबसे बड़ा नियम बहुत आसान है, प्रकृति और धरती का सम्मान। हर फैसला, हर काम इस बात पर टिका है कि इंसान धरती का हिस्सा है, उसका मालिक नहीं। नैतिकता निजी फायदे या परिवार की वफादारी से नहीं, बल्कि सबके भले और पर्यावरण के संतुलन से तय होती है। मिसाल के तौर पर, संसाधनों का इस्तेमाल सिर्फ उतना ही होता है जितना जरूरी हो, और हमेशा इस बात का ध्यान रखा जाता है कि प्रकृति फिर से भर सके। अगर कोई समुदाय एक पेड़ काटता है तो वो कई पेड़ लगाएगा। अगर कोई नदी से पानी लेता है तो वो ये सुनिश्चित करेगा कि नदी साफ रहे। इस समाज में गलती या अपराध की सोच भी अलग होगी। चूंकि कोई मालिकाना हक नहीं है, चोरी जैसी चीज लगभग खत्म हो जाएगी। हां, झगड़े या टकराव हो सकते हैं, क्योंकि इंसानी स्वभाव में भावनाएं और मतभेद तो होते ही हैं, लेकिन इन्हें सुलझाने का तरीका भी दोस्ती पर आधारित होगा।
बातचीत, बीच का रास्ता निकालना और सब मिलकर सोचना। सजा का मकसद किसी को दंड देना नहीं, बल्कि समाज में फिर से संतुलन लाना होगा। जैसे अगर कोई संसाधनों का गलत इस्तेमाल करता है, तो उसे समुदाय के साथ मिलकर उस नुकसान को ठीक करना होगा। शायद नदी साफ करके या खेतों में काम करके। सामाजिक गतिविधियां सब मिलकर की जाएंगी। लोग एक साथ खाना बनाएंगे, खाएंगे और उत्सव मनाएंगे। ये उत्सव धार्मिक नहीं, बल्कि प्रकृति से जुड़े होंगे। मिसाल के तौर पर, बारिश का मौसम शुरू होने पर लोग नदी के किनारे इकट्ठा होंगे, गीत गाएंगे, नाचेंगे और धरती को धन्यवाद देंगे। ये गतिविधियां समुदाय को जोड़े रखेंगी और हर इंसान को ये एहसास दिलाएंगी कि वे एक बड़े चक्र का हिस्सा है। इस समाज में कोई पक्का नेता नहीं होगा। नेतृत्व सिर्फ कुछ समय के लिए और किसी खास काम के लिए होगा। जैसे अगर कोई नदी पर बांध बनाने की योजना है, तो पानी के प्रबंधन में माहिर व्यक्ति उस काम का नेतृत्व करेगा। लेकिन ये नेतृत्व हमेशा नहीं रहेगा। काम खत्म होने के बाद वो व्यक्ति फिर से समुदाय का आम सदस्य बन जाएगा। इससे ये सुनिश्चित होता है कि ताकत किसी एक जगह जमा न हो। हमारी दुनिया में जब कोई बच्चा पैदा होता है, तो उसका नाम, परिवार, जाति और धर्म तुरंत तय कर दिए जाते हैं। उसे छोटी उम्र से ही बांट दिया जाता है, ये तुम्हारे हैं, वो तुम्हारे नहीं। लेकिन इस काल्पनिक दुनिया में जन्म का अनुभव बिल्कुल अलग होगा। यहां जन्म सिर्फ एक जैविक घटना नहीं, बल्कि एक बड़ा सामूहिक उत्सव और धरती के साथ गहरे रिश्ते का प्रतीक होगा। जब कोई बच्चा पैदा होगा, तो वो किसी एक परिवार का हिस्सा नहीं होगा, वो पूरे समाज का बच्चा होगा। कोई माँ बाप ये नहीं कहेंगे कि ये मेरा बेटा है या ये मेरी बेटी है, बल्कि हर कोई कहेगा, ये हमारा दोस्त है, ये धरती का बच्चा है। ये भावना बच्चे को जन्म से ही सिखाएगी कि वो पूरे मानव समुदाय और प्रकृति का हिस्सा है। जन्म एक बड़ा सामूहिक उत्सव होगा। समुदाय के लोग इकट्ठा होंगे, गीत गाएंगे और प्रकृति को धन्यवाद देंगे कि उसने एक नया जीवन दिया। ये उत्सव धरती के साथ जुड़ाव का प्रतीक होगा, न कि किसी निजी हक का। बच्चे का नाम भी सब मिलकर रखेंगे। नाम प्रकृति से प्रेरित होंगे, जैसे नदी, हवा, सूरज या पत्ती, जो बच्चे को हमेशा याद दिलाएंगे कि वो धरती का हिस्सा है। ये नामकरण कोई सख्त रस्म नहीं होगा, बल्कि एक खुशी भरी सभा होगी, जहां लोग बच्चे के लिए अपनी शुभकामनाएं बांटेंगे। बच्चे की देखभाल पूरे समुदाय की जिम्मेदारी होगी। कोई एक व्यक्ति या जोड़ा बच्चे को नहीं पालेगा। इसके बजाय समुदाय के अलग अलग लोग अलग अलग समय पर बच्चे की देखभाल करेंगे। एक दिन कोई शिक्षक उसे कहानियां सुनाएगा, अगले दिन कोई किसान उसे खेतों में ले जाएगा और फिर कोई गायक उसे गीत सिखाएगा। इससे बच्चा तरह तरह के अनुभवों से सीखेगा और किसी एक व्यक्ति या सोच से बंधा नहीं रहेगा। इस तरह की परवरिश बच्चे को अकेलेपन से बचाएगी। वो हमेशा महसूस करेगा कि पूरा समाज उसका साथ देता है। बच्चे में ये भावना आएगी कि वो न सिर्फ अपने लिए, बल्कि पूरे समाज और धरती के लिए जिम्मेदार है। ये एक ऐसी शिक्षा होगी जो आजादी, उत्सुकता और सामूहिकता को बढ़ाएगी। बच्चे को सिखाया जाएगा कि वो धरती का हिस्सा है और उसका हर काम पूरे चक्र को प्रभावित करता है। इस समाज में पहचान निजी उपलब्धियों, रुचियों और प्रकृति के साथ रिश्ते से बनेगी। कोई बच्चा ये नहीं सोचेगा कि वह किसी परिवार, जाति या धर्म से है, बल्कि वो अपनी पहचान अपने काम, दोस्ती के रिश्तों और धरती के लिए किए योगदान से बनाएगा। मिसाल के तौर पर, कोई बच्चा कह सकता है, मैं वो हूं जो नदी को साफ रखता है, या मैं वो हूं जो गीत बनाता है। ये पहचान बदलती रहेगी जैसे जैसे उसकी रुचियां और योगदान बदलेंगे। बच्चों को सिखाया जाएगा कि उनकी पहचान न तो पक्की है और न ही सीमित। वे अपनी रुचियों को आजादी से खोज सकते हैं और समुदाय हर कदम पर उनका साथ देगा। ये तरीका बच्चों में आत्मविश्वास और उत्सुकता बढ़ाएगा,
क्योंकि उन पर कभी किसी तय ढांचे में फिट होने का दबाव नहीं होगा। इस समाज में जन को एक चमत्कार माना जाएगा, प्रकृति की रचनात्मकता का प्रतीक। लोग समझेंगे कि हर नया जीवन धरती के चक्र का हिस्सा है, जो जिंदगी की निरंतरता को दिखाता है। ये सोच बच्चों को सिखाएगी कि वे धरती के साथ एक गहरे आध्यात्मिक रिश्ते में बंधे हैं। वे जन्म से ही सीखेंगे कि उनका जीवन एक तोहफा है, जिसे उन्हें धरती और समाज के साथ बांटना है। हमारी दुनिया में मृत्यु को अक्सर एक निजी नुकसान माना जाता है। हम कहते हैं, मैंने अपने पिता को खो दिया या मेरी मां चली गई। ये मालिकाना भाव गहरे दुख का कारण बनता है। लेकिन इस दोस्तों मात्र की दुनिया में मृत्यु का मतलब और अनुभव बिल्कुल अलग होगा। यहां मृत्यु को अंत नहीं, बल्कि धरती के साथ फिर से मिलन का मौका माना जाएगा। इस समाज में मृत्यु को एक प्राकृतिक प्रक्रिया के रूप में देखा जाएगा, जैसे एक पत्ता जो पेड़ से गिरकर मिट्टी में मिल जाता है और नए जीवन को जन्म देता है। जब कोई व्यक्ति मरेगा तो समुदाय उसे एक यात्री की तरह देखेगा, जिसने अपनी यात्रा पूरी कर ली और अब धरती को लौट रहा है। लोग रोएंगे नहीं, बल्कि इकट्ठा होकर धरती को धन्यवाद देंगे। वे कहेंगे, तुमने हमारे साथ दोस्ती निभाई और अब तुम धरती में मिलकर नए जीवन को जन्म दोगे। मृत्यु का कोई निजी नुकसान नहीं होगा। ये एक सामूहिक स्वीकार होगा कि जिंदगी एक चक्र है। अंतिम संस्कार एक उत्सव की तरह होगा, जहां लोग उस व्यक्ति के योगदान को याद करेंगे, उसके जीवन से मिली सीख को बांटेंगे और धरती के साथ उसके मिलन का सम्मान करेंगे। ये उत्सव गीतों, नाच और कहानियों से भरा होगा, जो उस व्यक्ति की यात्रा को खुशी के साथ मनाएगा। इस समाज में लोग मृत्यु को डर की तरह नहीं, बल्कि जिंदगी के चक्र के एक हिस्से के रूप में देखेंगे। वे समझेंगे कि जैसे सूरज हर दिन डूबता और उगता है, वैसे ही इंसान का शरीर भी धरती में मिलकर जीवन की धारा को आगे बढ़ाता है। ये सोच लोगों को हर पल को पूरी तरह जीने के लिए प्रेरित करेगी, क्योंकि उन्हें पता होगा कि हर सांस एक अनमोल तोहफा है, जिसे एक दिन धरती को लौटाना है। मृत्यु का ये नजरिया लोगों में गहरी शांति लाएगा। वे मृत्यु से डरेंगे नहीं, बल्कि उसे एक प्राकृतिक प्रक्रिया के रूप में स्वीकार करेंगे। ये स्वीकार उन्हें अपने जीवन को और अधिक अर्थपूर्ण बनाने के लिए प्रेरित करेगा। वे हर दिन को इस तरह जिएंगे जैसे वह उनका आखिरी दिन हो, लेकिन बिना किसी डर के, क्योंकि वे जानते होंगे कि उनका जीवन धरती के चक्र का हिस्सा है। मृत्यु इस समाज में समुदाय को और करीब लाएगी। जब कोई मरेगा तो लोग एक साथ आएंगे और उसकी यादों को संजोएंगे। वे उस व्यक्ति के योगदान को बांटेंगे, जैसे उसने कौन से गीत गाए, कौन से पेड़ लगाए या कौन सी कहानियां सुनाई। ये प्रक्रिया समुदाय को याद दिलाएगी कि हर इंसान का जीवन पूरे समाज को बेहतर बनाता है। इस समाज में मृत्यु के बाद कोई संपत्ति या विरासत का सवाल नहीं उठेगा, क्योंकि कोई निजी मालिकाना हक नहीं होगा। व्यक्ति का योगदान उसकी कहानियों, गीतों और कामों में जिंदा रहेगा, जो समुदाय की साझा स्मृति का हिस्सा बन जाएगा। इससे मृत्यु एक निजी नुकसान की बजाय एक सामूहिक उत्सव और विचार का मौका बनेगी। इस दुनिया में प्रकृति सिर्फ जिंदगी का आधार नहीं, बल्कि इसका मार्गदर्शक भी है। लोग प्रकृति को समझेंगे और उसका सम्मान करेंगे। वे जानेंगे कि जन्म और मृत्यु दो अलग चीजें नहीं, बल्कि एक ही चक्र के दो हिस्से हैं। ये समझ समाज के हर हिस्से को प्रभावित करेगी, सामाजिक ढांचे से लेकर निजी व्यवहार तक। हर काम, चाहे खाना उगाना हो, घर बनाना हो या समुदाय के फैसले लेना हो, प्रकृति के संतुलन को ध्यान में रखकर होगा। लोग सिर्फ उतने ही संसाधनों का इस्तेमाल करेंगे जितना जरूरी हो और हमेशा प्रकृति को फिर से भरने का ध्यान रखेंगे। मिसाल के तौर पर खेती टिकाऊ होगी, जिसमें प्राकृतिक खाद और कीट नियंत्रण का इस्तेमाल होगा। जंगल, नदियां और मिट्टी की रक्षा की जाएगी और कोई भी ऐसा काम नहीं होगा जो लंबे समय तक पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए।
लोग समझेंगे कि धरती के संसाधन सीमित है, इसलिए वे संसाधनों का इस्तेमाल कम से कम करेंगे और पुनर्चक्रण को बढ़ावा देंगे। जैसे अगर कोई समुदाय लकड़ी का उपयोग करता है, तो वो ये सुनिश्चित करेगा कि जंगल का क्षेत्र बढ़े, न कि घटे। अगर कोई नदी से पानी लेता है, तो समुदाय उस नदी को साफ रखने के लिए मिलकर काम करेगा। जन्म और मृत्यु दोनों को उत्सव की तरह मनाया जाएगा। जन्म पर लोग धरती को धन्यवाद देंगे कि उसने एक नया जीवन दिया। मृत्यु पर वे धरती को धन्यवाद देंगे कि उसने उस जीवन को वापस लिया। ये उत्सव धार्मिक नहीं, बल्कि प्रकृति से जुड़े होंगे। मिसाल के तौर पर, जन्म के उत्सव में लोग नदी के किनारे इकट्ठा होकर गीत गाएंगे और नए जीवन का स्वागत करेंगे। मृत्यु के उत्सव में वे पेड़ लगाएंगे या नदी में फूल बहाएंगे, जो उस व्यक्ति के धरती में मिलने का प्रतीक होगा। ये उत्सव समुदाय को जोड़े रखेंगे और लोगों को याद दिलाएंगे कि वे प्रकृति के साथ एक गहरे रिश्ते में बंधे हैं। ये रस्में सख्त नहीं होंगी, बल्कि सहज और खुशी भरी होंगी, जो जिंदगी की खूबसूरती को मनाएंगी। इस समाज में पर्यावरण की नैतिकता सबसे ऊपर होगी। लोग समझेंगे कि धरती का गलत इस्तेमाल इंसानियत के लिए खतरनाक होगा। इसलिए हर फैसले में यह सोचा जाएगा कि वो प्रकृति के संतुलन को कैसे प्रभावित करता है। मिसाल के तौर पर, अगर कोई समुदाय नई बस्ती बनाना चाहता है, तो वो ये सुनिश्चित करेगा कि वो बस्ती जंगली जानवरों या नदियों को नुकसान न पहुंचाए। ये नैतिकता लोगों के रोजमर्रा के जीवन में भी दिखेगी। लोग कम से कम कचरा पैदा करेंगे और जो कचरा होगा उसे फिर से इस्तेमाल किया जाएगा। वे सूरज या हवा जैसे नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों का उपयोग करेंगे। इससे समाज लंबे समय तक टिकाऊ रहेगा। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या इस समाज के लोग परम रचयिता यानी सुप्रीम क्रिएटर को खोज पाएंगे? हमारी दुनिया में हम अक्सर धर्म, किताबों और मंदिरों मस्जिदों के जरिए ईश्वर को ढूंढते हैं, लेकिन इस दुनिया में कोई धर्म नहीं होगा। लोग सीधे प्रकृति से जुड़ेंगे। ये आध्यात्मिकता का एक नया रूप होगा, जो अनुभव और विचारों पर टिका होगा। जब लोग रात के तारों को देखेंगे, सुबह सूरज को उगते देखेंगे, बारिश की बूंदों को महसूस करेंगे या नदी की आवाज सुनेंगे, तो वे एक बड़ी शक्ति का एहसास करेंगे। उनके लिए परम रचयिता कोई मूर्ति, किताब या मंदिर में बंद नहीं होगा। वो हर जगह होगा, हवा की सैर में, पेड़ों की छाव में, बच्चे की हंसी में, दोस्त की मुस्कान में। लोग समझेंगे कि परम रचयिता वह शक्ति है जो जिंदगी को मुमकिन बनाती है। ये शक्ति प्रकृति के हर रूप में मौजूद होगी। इस समाज में आध्यात्मिकता निजी और सामूहिक होगी। लोग अपने अनुभवों को बांटेंगे और इन अनुभवों से एक साझा समझ बनेगी कि जिंदगी एक महान रचना का हिस्सा है। ये आध्यात्मिकता सख्त नियमों या रस्मों पर नहीं, बल्कि अनुभव और विचारों पर टिकी होगी। मिसाल के तौर पर, लोग रात को तारों के नीचे इकट्ठा होकर ये बात करेंगे कि ब्रह्मांड कितना विशाल और सुंदर है। वे ये सोचेंगे कि उनके जीवन का मकसद प्रकृति के साथ तालमेल बिठाना है। ये आध्यात्मिकता लोगों को एक गहरी शांति देगी, क्योंकि वे समझेंगे कि वे एक बड़े चक्र का हिस्सा है। इस दुनिया में शिक्षा औपचारिक स्कूलों तक सीमित नहीं होगी। ये जिंदगी भर चलने वाली प्रक्रिया होगी, जो प्रकृति, समुदाय और निजी रुचियों से प्रेरित होगी। बच्चे खेतों, जंगलों और सामुदायिक सभाओं में सीखेंगे। शिक्षक कोई खास व्यक्ति नहीं होंगे, बल्कि समुदाय के सभी लोग होंगे जो अपनी खासियत बांटेंगे। मिसाल के तौर पर, एक मछुआरा बच्चे को मछली पकड़ना सिखाएगा, जबकि एक कहानीकार उसे पुरानी कहानियां सुनाएगा। ये शिक्षा बच्चों को जिज्ञासु और स्वतंत्र बनाएगी, क्योंकि उन्हें कभी किसी तय पाठ्यक्रम में बंधना नहीं होगा। इस समाज में अर्थव्यवस्था भी बिल्कुल अलग होगी। यहां कोई निजी संपत्ति नहीं होगी। संसाधन सबके लिए होंगे और उनका उपयोग जरूरत के हिसाब से होगा। लोग काम करेंगे, लेकिन वो काम पैसे के लिए नहीं, बल्कि समुदाय और प्रकृति के लिए होगा। मिसाल के तौर पर,
एक किसान खाना उगाएगा और उसका खाना सबके साथ बंटेगा। बदले में उसे दूसरे दोस्तों से कपड़े, घर या दूसरी सेवाएं मिलेंगी। ये साझाकरण का मॉडल होगा जो लालच और असमानता को खत्म करेगा। लोग सिर्फ उतना ही लेंगे जितना उन्हें चाहिए और बाकी सबके लिए छोड़ देंगे। इससे समाज में संतुलन बना रहेगा। कला इस समाज में आत्म अभिव्यक्ति और सामुदायिक उत्सव का बड़ा जरिया होगी। लोकगीत, नाच, चित्रकला और कहानियों के जरिए अपनी भावनाओं और अनुभवों को व्यक्त करेंगे। कला प्रतियोगिता के लिए नहीं, बल्कि साझा आनंद और विचार के लिए होगी। मिसाल के तौर पर, कोई व्यक्ति एक गीत बनाएगा जो बारिश की खूबसूरती को दर्शाए और पूरा समुदाय उसे गाकर आनंद लेगा। कला समाज को जोड़े रखेगी और लोगों को ये याद दिलाएगी कि वे एक दूसरे के साथ और प्रकृति के साथ जुड़े हैं। कोई भी समाज पूरी तरह सही नहीं होता। इस दोस्तों मात्र की दुनिया में भी कुछ चुनौतियां होंगी। मिसाल के तौर पर, लोग दोस्ती पर आधारित समाज में भी असहमति या झगड़ा कर सकते हैं। बिना परिवार या धर्म के इन झगड़ों को कैसे सुलझाया जाएगा? संसाधनों का बराबर बंटवारा कैसे सुनिश्चित होगा? लोग अपनी निजी इच्छाओं और सामूहिक जिम्मेदारियों के बीच संतुलन कैसे बनाएंगे? इन चुनौतियों का जवाब बातचीत, बीच का रास्ता निकालने और सब मिलकर सोचने में होगा। समुदाय नियमित रूप से इकट्ठा होगा, जहां हर व्यक्ति अपनी बात रख सकेगा। फैसले सबकी सहमति से लिए जाएंगे और प्रकृति के नियमों को सबसे ऊपर रखा जाएगा। मिसाल के तौर पर, अगर कोई संसाधनों के बंटवारे पर असहमति होती है, तो समुदाय बैठकर इस बात पर चर्चा करेगा कि धरती के लिए सबसे अच्छा क्या है। यह प्रक्रिया सुनिश्चित करेगी कि समाज में शांति और संतुलन बना रहे। ये दुनिया डर से मुक्त और शांति से भरी होगी। यहां इंसान का रिश्ता सिर्फ दोस्ती और धरती से होगा। लोग हर पल को पूरी तरह जिएंगे, ये जानते हुए कि वे एक बड़े चक्र का हिस्सा है। परम रचयिता की खोज प्रकृति के जरिए होगी और जिंदगी एक उत्सव होगी। लोग समझेंगे कि उनकी जिंदगी का मकसद धरती के साथ तालमेल बिठाना और एक दूसरे का साथ देना है। यह समाज एक ऐसी जगह होगी जहां हर इंसान को यह एहसास होगा कि वो अकेला नहीं है, बल्कि पूरे मानव समुदाय और प्रकृति का हिस्सा है। ये एक ऐसी दुनिया होगी जो हमें ये सिखाएगी कि असली खुशी बांटने में, सम्मान करने में और प्रकृति के साथ चलने में है। दोस्तों, ये था अगर इंसान सिर्फ दोस्त होते का ये खास लंबा एपिसोड। हमने जन्म से लेकर मृत्यु तक, प्रकृति से लेकर आध्यात्मिकता तक और शिक्षा से लेकर कला तक हर चीज को देखा। क्या आप ऐसी दुनिया में जीना चाहेंगे? कमेंट में अपनी राय बताएं और इस पॉडकास्ट को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। नई किताब चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मैं हूं राजेश और हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद और नमस्ते।